नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपने बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, के अंतर्गत इकाई संख्या 2 का प्रकरण देवनागरी लिपि उद्भव, विकास एवं मानक रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात आती है लिपि की। तो सबसे पहले हम लिपि को समझते हैं कि लिपि क्या होती है, लिपि की परिभाषा क्या है। लिपि किसी भी भाषा के लिखने का ढंग है। हम भाषा को दो रूप में, या कह सकते हैं कि 3 रूप में अभिव्यक्त करते हैं। पहला रूप है भाषा को उच्चरित करते हैं बोल करके, और दूसरा रूप हो गया लिख करके, लिखित अभिव्यक्ति हो जाएगी। और एक भाषा का रूप होता है संकेतात्मक, यानी अपन संकेत करके भी अपनी बात कह सकते हैं, वो भी भाषा का एक रूप है। संकेत में जैसे स्कूल की घंटी बजती है तो अपन समझ जाते हैं, हॉर्न बजता है तो हम समझ जाते हैं, कोई झंडी दिखाता है तो हम समझ जाते हैं, लाइट जैसे कि ट्रैफिक लाइट है, रेड लाइट है तो रुक जाते हैं, ग्रीन है तो चलते हैं। तो इस प्रकार भाषा के अभिव्यक्ति के 3 माध्यम हो गए, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। जब बात लिखित रूप की आएगी तब लिपि का नाम आएगा। तो लिपि किसी भी भाषा को लिखने का एक ढंग होता है। इसमें ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती हैं। और लिपि के जो भेद हैं उसके 2 आधार बनाए गए हैं। एक है चित्रात्मक लिपि और दूसरा है प्रतीकात्मक लिपि। चित्रात्मक लिपि में दुनिया में एक लिपि आती है चीनी भाषा की, जो सबसे कठिन भी है। तो चीनी की भाषा है वो चित्रात्मक लिपि में आती है। प्रतीकात्मक लिपि वर्ण प्रधान होती है, वर्ण यानी अक्षर, और इसके 3 रूप हैं, ध्वन्यात्मक, अक्षरात्मक और संश्लिष्ट। ध्वन्यात्मक लिपि में रोमन, जिसमें अंग्रेजी वगैरह लिखी जाती है, जैसे कि अंग्रेजी में कई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें वर्ण तो कोई और होता है लेकिन उसका उच्चारण अलग होता है। जैसे कि आप नॉलेज बोलते तो अपन न से हैं, लेकिन स्पेलिंग जो शुरू होता है वो के से शुरू होता है। उसी प्रकार जैसे सुनामी की स्पेलिंग बोलते हैं तो अपन स पहले बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग है वो टी से शुरू होती है। तो इसलिए ये ध्वन्यात्मक लिपि है, यानी कुछ अक्षर इसमें साइलेंट रह जाते हैं, तो ये ध्वनि प्रदान हो गई। दूसरी है अक्षरात्मक, जिसमें हमारी देवनागरी लिपि आती है। इसमें हमारे अक्षर होते हैं। देवनागरी लिपि की सबसे वैज्ञानिक विशेषता यह है कि इसके अक्षरों को जैसे अब बोला जाता है, जिस तरीके से इनका उच्चारण करते हैं ठीक वैसे ही इनको लिखा जाता है। तो ये सबसे वैज्ञानिक लिपि है। तीसरी है वो है संश्लिष्ट लिपि। संश्लिष्ट लिपि में है वो अरबी भाषा की लिपि आती है। अरबी भाषा की लिपि में स्वर और व्यंजन के मूल वर्ण तो होते हैं, लेकिन शब्द में स्थान के आधार पर मूल स्वर या व्यंजन का एक अंश मात्र रह जाता है, इसलिए इनको संश्लिष्ट लिपि कहते हैं। तो अपन बात करेंगे अपने देवनागरी लिपि की ही। विद्यार्थियों, लिपि क्या है, भाषा में इसका क्या स्थान है, ये तो जानते ही हैं कि मानव सभ्यता कुछ ही 1000 साल पुरानी है और इस दौरान भाषा का भी आविष्कार हुआ। भाषा आरंभ में पहले मौखिक थी और लेखबद्ध रूप देने का प्रयत्न बहुत बाद में हुआ। चित्रांकन संभवतः लिपि के आविष्कार का बीज है, यानी सबसे पहले अपनी बात को किसी चित्र के माध्यम से कहने का प्रचलन हुआ होगा और मानव ने वस्तुओं को प्रत्यक्ष चित्रित किया होगा और चित्र को ही उस उच्चरित शब्द का लिखित रूप मान लिया गया। यानी कि पहले कोई एक प्रतीकात्मक चित्र बना लिया और फिर उसको है वो उच्चरित शब्द का एक लिखित रूप मान लिया गया। चित्रलिपि विश्व की लिपियों का एक प्रकार है। हमारे पास कोई प्रमाण तो नहीं है जो चित्रलिपि के लेखन की व्यवस्था के विकास दिशा को बता सके। सबसे पहले पुराने मिस्र के किलाक्षर लेखन में प्रयुक्त कई लिपि चिन्ह वास्तव में चित्री है। उदाहरण के लिए राजहंस का जो चित्रात्मक अंकन ही लिखित रूप है। चीनी भाषा में सूरज की तस्वीर ही सूरज का संकेत चिन्ह है।
बाद में आवश्यकता अनुसार अन्य शब्दों के लिए आवश्यकता अनुसार है वो चित्र या चिन्ह बना लिए गए। ऐसी लेखन पद्धति को हम चित्रात्मक लेखन की संज्ञा देते हैं। तो चित्रात्मक जो लिपि है वो जैसे सूर्य का चित्र है तो उससे समझ जाते हैं कि ये सूरज है, तो चीनी भाषा है वो चित्रात्मक लिपि में आती है। हम एक बात का भी और उल्लेख करना चाहेंगे कि लेखन की पद्धति भाषा की रचना को प्रभावित करती है। चित्रलिपि में एक शब्द से निर्मित अन्य शब्दों की गुंजाइश नहीं होती है। जैसे हम संस्कृत में भाव, स्वभाव, स्वाभाविक, अस्वाभाविक आदि संबद्ध शब्दों का निर्माण करते हैं, चीनी भाषा के शब्द रूप बदलते नहीं हैं। इसी कारण चीनी को पूर्णतः अश्लिष्ट भाषा कहा जाता है, यानी कि ये बहुत ही कठिन भाषा में आती है। इसका मतलब फैलाव बहुत है, इसमें बहुत ज़्यादा चित्र है, प्रतीक है, तो इसलिए तो इसको अश्लिष्ट भाषा कहा जाता है। भाषाओं के लेखन की पद्धति का विकास इस रूप में किया जाता है कि उच्चरित भाषा का लेखन प्रतिनिधित्व करे। इसके लिए भाषा के उच्चारण खंडों यानी कि ध्वनियों के लिए चिन्हों, जिसे अपन वर्ण कहते हैं, यानी कि भाषा के उच्चारण के लिए और लेखन के लिए जिन चिन्हों यानी वर्णों की व्यवस्था की जाती है, इन लिपि चिन्हों को संकेत या वर्ण कहा जाता है। फलतः ये कह सकते हैं कि लेखन उच्चरित भाषा का स्थानापन्न रूप है और परिणामतः लेखन में वह गुण होना ही चाहिए और वह उच्चरित भाषा का प्रतिनिधित्व करे। चित्रलिपि में उच्चारण और लेखन का प्रत्यक्ष संबंध न होने के कारण अध्येताओं और प्रयोक्ताओं को बहुत कठिनाई होती है। यानी कि चित्रलिपि में उच्चारण और लिखने का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए अध्ययन करने वालों को बहुत कठिनाई होती है। और जिस भाषा में उच्चारण और लेखन का सीधा अपवाद रहित संबंध होगा उसकी लिपि वैज्ञानिक होती है। यानी कि जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, तो वो लिपि ज़्यादा वैज्ञानिक होगी। तो इसी संदर्भ में हम देवनागरी लिपि की बात करते हैं और हमारी देवनागरी लिपि इस कड़ी में ही आती है कि यहाँ भाषा में उच्चारण और लेखन का सीधा संबंध है, जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है और ये सबसे वैज्ञानिक लिपि है। अब बात करते हैं कि लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी, लिपि क्यों आवश्यक है, ये युगीन परिस्थितियाँ लेखन को कैसे प्रभावित करती हैं, इसके बारे में विचार करते हैं। उच्चारित भाषा क्षणिक है, समय से बद्ध है, यानी कि हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो कुछ क्षण के लिए रहती है और फिर वो समाप्त हो जाती है और एक निश्चित समय बंदी होती है। जब तक अपन बोलते हैं तब तक है हमारे सामने। अगर हम महत्वपूर्ण विचारों को सुरक्षित रखना चाहे तो ये उच्चरित भाषा के माध्यम से संभव नहीं है, इसके लिए हमें लिखना ही होगा। आदि युग में लेखन के साधन सीमित थे, अतः लोगों ने वाचिक परंपरा का निर्माण किया जिससे काव्य आदि पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके। यानी कि पहले वैचिक परंपरा में कविताएं वगैरह बोलते थे तो वो इस प्रकार है वो पीढ़ियों तक सुरक्षित रही। हमारा जो लोक साहित्य है वो इसी कड़ी में आता है, वो वाचिक परंपरा में परंपरागत रूप से आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोकगीत हैं, जो पढ़ी लिखी औरतें नहीं है वो भी गीत गाती हैं, तो वो परंपरा से उनको सुनती आ रही है, तो इसलिए उनको याद हो गई। तो बात करेंगे अपन लिपि की, तो इसमें लिखित रूप की बात आएगी, इसलिए छंदबद्धता, गेयता आदि काव्य के प्रमुख लक्षण बने। जो मौखिक लिपि की बात करते हैं, मौखिक वाचन परंपरा की बात करते हैं, तो मौखिक चीज़ें याद रखने का एक तरीका होता था। पहले छंद के रूप में उनको गेयता प्रदान कर देते तो वो याद रह जाते थे। तो पुराने लोकगीत हैं वो उनको गीत गेयता के रूप में एक विशेष लय के रूप में गाते हैं और वो गाने वाले उनको सुनते हैं और सुन करके उनको भी वो गीत याद हो जाता है। भले ही वो लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो वाचिक परंपरा से उनको याद हो जाता है। वेदों की सुरक्षा के लिए विस्मृति, विभ्रम या उच्चारण दोष के कारण वेद की संहिताओं में बिगाड़ नहीं आ जाए, इस तरह लेखन संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे आने वाली पीढ़ियों तक उनको प्रेषित करने के लिए सबसे कारगर माध्यम है। तो लेखन की संस्कृति क्यों आई, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ, जैसे सबसे पहले अपन वैदिक संस्कृत की बात करते हैं तो वैदिक संस्कृत में उनकी जो संहिता हैं उनका लोगों को सही ज्ञान रहे, उनका उच्चारण कहीं गलत नहीं कर दें, तो इस कारण है वो एक लेखन की परंपरा जरूरी हो गई थी।
लेखन के माध्यम से साहित्य और संस्कृति के अन्य तत्व भी सुरक्षित रहे। अगर हमारे पास पिछली पीढ़ियों की भाषा की सामग्री नहीं हो तो हम इस भाषा या साहित्य के इतिहास का अध्ययन कैसे कर सकते हैं? तो हम हमारी ऐतिहासिक पहले की, हमारी प्राचीन पिछली पीढ़ियों की कोई लिखित सामग्री है, लिखित भाषा है, तो उसका हम अध्ययन बिना लिखित भाषा के नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भाषा को लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है। उच्चरित भाषा स्थान की दृष्टि से भी सीमित है, अर्थात एक व्यक्ति अधिक से अधिक 50-100 व्यक्तियों को संबोधित कर सकता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी है तो लाखों करोड़ों लोगों को भी संबोधित किया जा सकता है। वैसे आधुनिक युग में संचार साधन होने के कारण अब तो देख ही रहे हैं कि अपन करोड़ों लोगों को भी संबोधित कर सकते हैं। फिर भी स्थायित्व के कारण लेखन जरूरी है। लिपि विचार को स्थान की सीमा से मुक्त करती है। पुराने समय में लेखन के उन्नत साधनों के अभाव में लोग छाल, चरम, भोजपत्र आदि पर लिखते थे, लेकिन लेखन की कई प्रतियां बनाना कठिन काम था। इस कारण कम ही लोग लिखित साहित्य का अध्ययन कर पाते थे। कागज की इजाद यानी आविष्कार और मुद्रण काल के विकास के कारण आज लिखित सामग्री है दूर दूर तक करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है। इस तरह लेखन, मुद्रण आदि तकनीकी विकास के कारण भाषा समय, स्थान और संख्या की सीमाओं से हो गई, और लिपि के कारण ही वर्तमान युग में भाषा और भाषा बोलने वाले समाज का पूर्ण विकास हो पाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लेखन के अभाव में भाषा के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए लिपि की आवश्यकता है, क्योंकि लिपि के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार आप आज के इस प्रकरण में लिपि क्या है और लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी, और सबसे पहले किस रूप में लिपि आई, और विश्व की प्रमुख लिपियाँ क्या है, आप ये देख रहे हो। और मैंने प्रतीकात्मक रूप से, सांकेतिक रूप से श्यामपट्ट पर संक्षेप में लिपि की परिभाषा और उसके रूप को अंकित किया है। अगले व्याख्यान में हम इन लिपियों के भेदों का संक्षेप में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद में देवनागरी लिपि का विकास और उद्भव और उनकी कुछ कमियां और सुधार की बात भी करेंगे। धन्यवाद।